हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन पे सीरीज चल रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें पहला था बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा आज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 से लेकर ये आगे तक चलेगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और उसको सॉल्व करना हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़, जैसे मैंने बताया है कि सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। सॉल्यूशन हमने ये सीखा है, जैसे हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c से बचपन में सॉल्व करते थे ना। बचपन मतलब 10th क्लास है ना, वहाँ पे बचपन खत्म हो जाता है और 11th में आने के बाद मैथ्स का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो बचपन में तो पता ही था कैसे सॉल्व करते थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। इसी तरह लीनियर इक्वेशन सिंपल सी है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व करके आते ही थे कि 2 इक्वेशन है, एक्स और वाई निकालना है, एलिमिनेशन लगा दिया या ग्राफ खींच दिया। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ये सॉल्व करते थे, है ना। अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। अल्टीमेटली करनी तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है। क्वेश्चन ये है, क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? क्या सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम वहाँ जाएंगे नहीं कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आज तक हमें भी नहीं पता कितने डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो हमने कुछ क्लासेस बना ली हैं कि भाई इनको ऐसे सॉल्व करा जाएगा। तो क्या सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? नहीं। तो जो हो सकती है उनमें हम चलेंगे अब स्टेप वाइज, है ना। टाइप 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फिर टाइप 2 की आएगी, फिर टाइप 3 की आएगी, और इस तरीके से हम सीखेंगे। तो फिलहाल क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है, जो बेसिक होता है, मतलब कहीं से भी आप पढ़ना शुरू करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वो जो स्टार्ट होता है उसकी जो पहली कैटेगरी है वो है फर्स्ट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर पे मैं बता चुका हूँ ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। अगर नहीं पता तो फिर से एक बार मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरा पहला वीडियो देख ले डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसकी डिग्री भी 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो। ठीक है, डिग्री भी 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो। जैसे dy/dx + sin x इक्वल टू, यहाँ कुछ भी लिख दिया x²। इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले इसकी एक पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है इसमें? जो डेरिवेटिव होगा वो एक ही बार होगा, मतलब dy/dx होगा, और एक फंक्शन होगा, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ y लगा देता, तो एक फंक्शन होगा जो x और y को इंक्लूड कर रहा होगा, तो उसे हमने राइट साइड लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब हमें इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम जिसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर भी आ जाता है, फोर्थ ऑर्डर भी आ जाता है। इसी तरह डिग्री आ जाती है, फिर पार्शियल पीडी आ जाती है। तो वहां तक हमें नहीं जानना, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो क्लास 12th के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने जैसे बोला, अगर कुछ बच्चे आगे इंजीनियरिंग में या किसी भी चीज़ में हैं ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर भी इनका रोल आएगा, शुरुआत यहीं से होगी। तो ये तो सबके लिए एक बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, बेस वीडियो है। 12th वालों के लिए बेनिफिट होगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है, बाकी के लिए एक कॉन्सेप्ट का काम करेगा, एक पहली सीढ़ी का काम करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो डिपेंड करते हैं कि f(x,y) किस प्रकार का फंक्शन है। इसके हिसाब से ही चीजें तय होती हैं, इस फंक्शन के हिसाब से। तो जो पहला तरीका है और जो सबसे सिंपल हो सकता है f(x,y) का नेचर, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, कि वेरिएबल क्या हो जाते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। मतलब इसमें जो हमारा फंक्शन होता है f(x,y), ये कुछ इस तरीके का होता है कि ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है, एक x वाला फंक्शन इंटू एक y वाला
फंक्शन, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो जो dy बाई डी एक्स है वो जो होगा हमारा ऐसे हो जाएगा एच एक्स इंटू एच वाई, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन था वो इस तरीके में ब्रेक हो गया। अब करना ये होता है कि ये जो dx है ये x वाले फंक्शन के पास ले जाना है, और ये जो एच वाई है ये dy के पास ले जाना है। ध्यान देंगे dx और dy सॉल्व करते हुए कभी भी इक्वेशन में नीचे नहीं रहेंगे। तो एच वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/hy dy इक्वल टू एच एक्स डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx के साथ x वाले वेरिएबल, dy के साथ y वाले वेरिएबल, और अब हम इसको कर लेते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो अल्टीमेट टूल है वो है आपका इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव था और डेरिवेटिव से विदाउट डेरिवेटिव में जाने का तरीका जो है वो है इंटीग्रेशन। तो पहला काम है हम उस पार्ट में लेके तो आ जाएं उसे जहां से हम उसे इंटीग्रेट कर सके। तो जो सबसे सिंपल है वो है वेरिएबल सेपरेबल। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे काम करता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 - y। अगर आप यह फंक्शन को पहचानना चाहें तो यही हमारा पूरा फंक्शन है fx, y। अब आपको पता भी चल जाएगा क्यों इसे fx, y कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टर्म इंक्लूड है। ये देखो ये हमारा फंक्शन है। क्या ये फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि y वाला y के साथ चला जाए, x वाला x के? बिल्कुल। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको यहां लाके मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये हो गया हमारा dy के साथ, और अगर इसको यहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा dx के साथ। अब मैं इंटीग्रेट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे जब हम इंटीग्रेट करेंगे x dx तो यहाँ से इससे पता चलता है हमें किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, किसको वेरिएबल मानना है। तो dx की रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x² हो जाएगा। इसी तरह अगर y dx होगा तो y dx का मीनिंग नहीं है y के साथ dy होना चाहिए, ठीक है। अगर y dx है तो इसका मतलब हमें y का इंटीग्रेशन नहीं करना है, या t होता तो, है ना, तो करना फिर हमें y को बाहर निकालना होता अगर y फंक्शन नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास y dy होगा तो इसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही हो जाएगा y²/2। तो बस रोल चेंज हुआ है वेरिएबल का, x dx y dy इस तरीके से होगा। इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अभी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो -2y dy, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन x + 1 dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन, जैसे 2 dy का इंटीग्रेशन हमें करना है तो 2 का तो होता नहीं, यहाँ पे 1 का कर देते हैं, 2 बाहर निकल जाता है तो 1 का y हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस 2 का हो जाएगा 2y माइनस इस y का हो जाएगा y²/2, इसमें पावर रूल लगेगा, 1 जोड़ दिया और नीचे 2। इसी तरह x का इंटीग्रेशन में पावर रूल 2/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x हो जाएगा प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, दोनों तरफ आता है c1 c2, दोनों को मिला के एक कर देते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बस यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहला मेथड जो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल सबसे सिंपल टेक्निक होती है जिसमें हमें वेरिएबल आसानी से हमारे सेपरेट हो जाते हैं और फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लॉ याद होने चाहिए वरना बात बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि करना तो इंटीग्रेशन ही है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लिखी है, जैसे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो क्या इसमें भी हमारे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? तो बहुत आसानी से पता चल रहा है कि मैं इस dx को यहाँ उठा के ले जाऊंगा और इस y वाली टर्म को यहाँ उठा के ले जाऊंगा। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो ये जो टर्म है यहाँ पे आ जाएगी और ये जो dx टर्म है यहाँ पे चली जाएगी, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो 1/1 + y² dy ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा स्टाइल में, 1/1 + x² dx ऐसे लिख देते हैं। दोनों सेपरेट हो गए, काम है इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन तभी होगा जब फॉर्मूले याद होंगे, तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। 1/x² + a² का जो इंटीग्रेशन होता है x की टर्म में, अगर x की टर्म में कर रहे हैं तो वो हो जाता है 1/a tan 1
x अपॉन a। और अगर a 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सिंपल अगर 1 होता तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं करती, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाता। तो जनरल फॉर्मूला a वाला है, और स्पेशल केस है अगर यहाँ पे 1 हो जाता है तो सीधा सीधा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब इसको देखो आप, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है भाई, वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दो अगर ऐसे लिखना है तो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, या 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो और y की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x y से ही तो बदला है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा, और कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन c, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो चुका है। कुछ क्या करते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, वो इसको कांस्टेंट को लिख देते हैं tan इनवर्स c, क्योंकि कांस्टेंट है तो आप tan इनवर्स लिख दो, log लिख दो, 1/c लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसको यहाँ लेके आ जाते हैं और थोड़ा सा आपसे फॉर्मूला देखना चाह रहे होते हैं कि आपको कितना आता है। अब करना क्या होता है, ये इधर आ गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला होता है भाई tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, और इधर tan इनवर्स c हो गया। तो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स भी खत्म हो जाता है, तो आंसर वो इस फॉर्म में दे देते हैं कभी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें पता होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो tan इनवर्स ही उन्होंने हटा दिया, इसलिए उसे tan इनवर्स में ले लेते हैं। कांस्टेंट आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, tan इनवर्स लिखना है, sin इनवर्स लिखना है, log लिखना है, 1/c लिखना है, जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो, कि ताकि देखने में सुंदर सा लगे, थोड़ा सा है ना, सुंदर सा लगे, अच्छी बात होती है। अब कोई कैसा भी हो, अच्छा दिखे ना दिखे लेकिन सुबह सुबह उठ के बाल बना के तो जाता ही है ना कम से कम। अब वो ये थोड़ी देखता है यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं, क्या ही कर लूँगा बाल बना के, क्या ही कर लूँगा मुंह धो के तो हर चीज़ का नेचर होता है कि थोड़ा सा सुंदर उसे लगना होता है। तो ये मैथमेटिक्स वाले भी ऐसे करते हैं कि आंसर थोड़ा सा सुंदर लगे। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। dy, अभी तक जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे बच्चों, उसमें क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, कांस्टेंट आ रहा था c। अब देखेंगे पर्टिकुलर c आएगा ही नहीं, उसको बोलते हैं हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन का, और वो साथ में ऐसे दे देता है आपको y0 = 1, एक कंडीशन दे दी है आपको, कंडीशन दे दी, इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब x 0, ये x की वैल्यू होती है, when x = 0 then y = 1, ठीक है। जब x 0 था तो y 1 था, तो इनिशियली बता रहा है शुरुआत में कि जब x 0 था तो y 1 था। जैसे पॉपुलेशन टाइप की हमारी कोई प्रॉब्लम होती है कि शुरू में किसी समय पे जब बिल्कुल टाइम हमने स्टार्ट करा था t = 0 पे, पॉपुलेशन थी 10,000, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी में देखा होगा आपने, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेनी होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो आंसर आता है वो पर्टिकुलर आता है, उसमें कांस्टेंट नहीं आता, वो आता है एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, पहले तो इसे देख लेते हैं क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल है, 4x को हटा के, नहीं 4x को नहीं हटाना, इस dx को वहाँ लेके चला जाना है, नीचे नहीं ला सकते ना, dx और dy हमेशा ऊपर ही रहेंगे। मैं y स्क्वायर को यहाँ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1/y² dy = -4x dx, ये हो गया। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहीं लगा देता हूँ, मैं क्यों अपना एक वो खराब करूँ। ये इंटीग्रेशन करते हुए जो कांस्टेंट बाहर आ रहा है उसे बाहर ही निकाल दो, क्योंकि फालतू में क्यों इसे लेके घूमना साथ में। -4 मैंने बाहर ही निकाल दिया इसे। अब बाहर निकालने के बाद इसको 1/y² को मैं लिख देता हूँ, मैं अपना मार्कर बचाऊंगा, मैं क्यों खर्च करूँ। y की पावर -2 लिख दिया। अब पावर रूल अगर हम इसमें लगा दें तो पावर रूल क्या कहता है भाई, एक जोड़ दो और नीचे भी यही काम कर दो। इधर -4 का करना नहीं, x की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट पहले तो इसको देख लेते हैं, -1 अपॉन माइनस आएगा = -2 x² + c। तो ये y की पावर -1, तो इस माइनस को यहाँ से हटाओ, पहले तो यहाँ लिखो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया -1/y = -2x² + c। मुझे ना माइनस से थोड़ी प्रॉब्लम है, जब बहुत सारे हैं तो मैं क्या करूँगा, सबको माइनस हटाने के लिए, सारे माइनस हटाने के लिए, ये प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पहुँच गए। सर आपने तो कहा था c आएगा नहीं, c आ गया।
आ गया लेकिन अभी हटेगा, देखो कैसे हटेगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता लेंगे जो इनिशियल कंडीशन उसने दी थी। हमें पता है जब x 0 है, बिकॉज एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 था, ये हमें दिया हुआ था। जब x 0 होगा तो y 1 होगा। तो पुट x इक्वल टू 0 हेयर, देयरफॉर व्हाट वी गेट, तो जब x को मैं यहाँ 0 रखूंगा तो मुझे y यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए उसने बोला है कि जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो वो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। x को 0 रख रहे हैं और y को 1, तो 1/1 इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस c, तो 1/1 तो 1 हो गया, ये 0 हो गया तो माइनस c हो गया। तो c की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। c की वैल्यू कितनी आई, -1। इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख के मारेंगे इसके मुंह पे, क्योंकि हमें हटाना ही था। तो 1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, और c खुद माइनस का 1 आया था, इसको मत भूल जाना। तो देखो तो ये आ गया। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 मान लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, या y को इधर इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया, y ये आया, मतलब ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई ये करेगा, साथ में ये सॉल्यूशन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x को यहाँ 0 रख दें, x को अगर हम यहाँ 0 रख दें तो कितना हो गया, 1/0 + 1 1 हो गया। तो जब x 0 है तो y 1 है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कुछ दे दे और कंडीशन दे दे और आपसे पूछे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पर्टिकुलर या जनरल, तो आपको बोलना है पर्टिकुलर होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, जबकि ये जनरल सॉल्यूशन था। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता और ये जनरल सॉल्यूशन होता। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है। जब भी आपको कोई इनिशियल कंडीशन दी होगी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ही रिलेट कर रही होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। dy by dx इज इक्वल टू 1 + cos x अपॉन 1 - cos x। प्रॉब्लम मिलेगी तो यहीं से मिलेगी इसी प्रकार की। तो देखें, cos नहीं है, दोनों cos हैं, cos लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ तो y है ही नहीं, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। y नहीं है तो 1 मान लो भाई, y नहीं है तो क्या दिक्कत है, अगर मानना ही है तो 1 मान लो, ना कुछ मत मानो, y के साथ कुछ है ही नहीं, टेंशन ही खत्म हो गई। तो बस अब इस dx को उठा के वहाँ लेके जाना है, जरूरी थोड़ी है y होगा, y वाला केस 1 हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। तो ये हो गया 1 - cos x और ये dx हो गया। इंटीग्रेट, सॉरी यहाँ से तो हट गया, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर 1 है और कुछ नहीं। और 1 का इंटीग्रेशन, जैसे 1 dx का x हो जाता है, 1 dy का y हो गया, इसका तो आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ लगाना है, लगा दो, बाद में लगाना है, बाद में लगा देना इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद। 2 और 2 कट गया, और cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है बच्चों cot स्क्वायर, तो ये cot स्क्वायर x/2 हो गया dx + c। और जब भी tan स्क्वायर इंटीग्रेशन में आए या cot स्क्वायर इंटीग्रेशन में आए, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan को बदलना पड़ेगा sec स्क्वायर -1 में, क्योंकि हमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है, और cot को बदलना पड़ेगा cosec स्क्वायर -1 में, क्योंकि हमें cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है। इन दोनों का इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन -cot x होता है। तो अब मैं इसको बदलने जा रहा हूँ, इस वाली टर्म को आइडेंटिटी लगा के, कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन cot स्क्वायर को लिख देंगे cosec स्क्वायर x/2 -1 dx + c। cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cot x, तो -cot x, x मतलब ये पूरा एंगल, ये जो था। और एक चीज हमेशा ध्यान देनी है, जब भी इस x के साथ कोई नंबर है, अगर वो डिवाइड में है तो उसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है ऊपर, और अगर मल्टीप्लाई में होता तो उसे नीचे लिखना होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन करते हुए। x के साथ अगर x को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, केवल x को, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड में। सिंपल, इतना अभी ध्यान रखना है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है,
तो 1 का x हो गया और ये प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इंटीग्रेशन याद नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बेहतर होगा कि चीज़ें अभी अभी हम कम से कम इतनी तो सीख लें जो यहाँ बताई जा रही हैं। बाकी तो बात की बात है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो अटेम्प्ट हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हमेशा dy बाई डी एक्स को अकेला बनाओ, बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या बात बनती है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। पहले तो इसे अकेला बनाओ, बन गया। अब उसके बाद देखो ये dx हटा के नीचे से ऊपर लेके जाओ, इसको अलग करना होता है। तो मैं इस dx को यहाँ लिख देता हूँ। अब y वाली टर्म y के पास लानी है क्योंकि सेपरेट कर रहे हैं। तो dy ये डिवाइड में आ जाएगी, पूरी y की टर्म है, ये आ गई। और इधर क्या बचा dx, कोई दिक्कत नहीं, dx अकेला ही बचेगा। तो 1 तो है ना उसके साथ, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, ईश्वर। अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ भाई, इंटीग्रेशन 1/x dx। 1 का इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन अगर लीनियर फंक्शन है जैसे 1/ax प्लस b है, पावर 1 है, बस x की पावर 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। 1 के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है log ax प्लस b, और ये जो a है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाए। तो ये इसका आंसर है, ध्यान देना, ये ध्यान देना, ठीक है। ये और ये सेम ही है, बस ये लीनियर होने चाहिए, ये लीनियर है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, केवल 1 पावर के लिए, तो 1 के लिए काम करेगा। तो ये भी तो ऐसा ही है, माइनस वाई प्लस 1 ही तो है ये, माइनस वाई प्लस 1। तो ए वाई प्लस बी टाइप का है ये। ए कितना है -1, बी कितना है 1। तो इसमें यही लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा लॉग, मॉड लगाते हैं जब भी लॉग में, क्योंकि वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी होती है। तो लॉग y के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये वो डिवाइड में आता है। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है -1 वो डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड में माइनस लगाओ या यहाँ माइनस लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ लगा दो माइनस। माइनस तो ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और मैं कॉन्स्टेंट लिखूंगा -c, जानबूझ के लिखा है, यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, ये -x इधर चला गया, प्लस c हो गया। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अच्छा, आप लॉग हटाना चाहते हो तो लॉग भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग जब यहाँ से हटता है, लॉग हटाने का भी तरीका है। अब जब लॉग हटेगा तो मॉड हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैंने यहाँ से लॉग हटाया तो इधर जो भी वैल्यू थी ये पूरी की पूरी वैल्यू ये e की पावर में चली जाती है, ये पूरी e की पावर बन जाती है, ठीक है। लॉग पे एक वीडियो है, देख सकते हो अगर नहीं पता तो। ये बन गया। अब मुझे y निकालना है, y को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो y इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 माइनस e की पावर -x प्लस c। तो ये भी इसका आंसर दे सकता है। इसे और सिंप्लीफाई करा जा सकता है ऐसे, e की पावर -x इंटू e की पावर प्लस c, ब्रेक हो जाती है पावर। तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो इस कांस्टेंट को नया नाम दे देते हैं, कांस्टेंट को 1 माइनस a नाम दे दिया मान लो मैंने से। तो ऐसे भी दिया जा सकता है आंसर। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ तक तो सिंपल इंटीग्रेशन है। उसके बाद तो बेसिक है जो मैथमेटिक्स का बेसिक है, लॉग लगाना है, ये लगाना है, कैसे पावर ब्रेक होती है, सिंपल है। तो ये एक और अच्छी प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आज मैं इस पे आपको सारी प्रॉब्लम करा दूंगा जो भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये देखो कितना खतरनाक सा देखने में लग रहा है क्वेश्चन। sec स्क्वायर x tan y dx, ऐसे डराने वाले क्वेश्चन देखता है, बड़े बड़े भयंकर, लेकिन होता नहीं इनमें कुछ। पिछला वाला क्वेश्चन जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे वो तो फिर भी थोड़े से थे, बस ये देखने में खतरनाक है। देखने में क्या है, खतरनाक है, लेकिन है नहीं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो dy बाई dx करना है। dy बाई dx करने के 2 तरीके हैं। ये dy है, इसके नीचे मुझे dx चाहिए, तो मैं सबको dx से डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी dx से डिवाइड कर दिया, इसको भी dx से डिवाइड कर दिया। पहला तरीका तो ये, यहाँ भी dx से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जब ये तो खत्म हो गया, इसका dx खत्म हो गया। अब मुझे इसे अकेला बनाना है। अकेला बनाने के लिए पहले इसे यहाँ शिफ्ट करूँगा। वैसे आप यही तरीका ध्यान रखें तो ज़्यादा आसान रहेगा कि जो dy है उसके नीचे dx लगा दें, सबको dx से डिवाइड कर दें, dx। ये पूरी टर्म यहाँ चली गई,
पिछले क्वेश्चन में ही मैं आपको बता रहा था कि आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स को अकेला बनाना है। अब ये टर्म यहाँ से डिवाइड में चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप, कोई फालतू का स्टेप नहीं, गलत कदम उठाने का नुकसान होता है। इसके नीचे ये टर्म आ जाएगी sec स्क्वायर y tan x। अब यहाँ से आपको दिखने लगेगा कि कौन सी टर्म कहाँ जाके अलग होने वाली है। dx तो वहाँ लेके जाना ही था वैसे भी बाद में, ठीक है, जब अलग हो गया तो ये। अब कहानी बची है y के पास y वाली टर्म लानी है, तो एक तो tan y है यहाँ पे, ये डिवाइड में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा sec स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाय tan y, और इधर क्या मिलेगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x। तो ये जब हमने कर लिया, अब हम इसे लेके ही आ गए हैं इंटीग्रेट करने की फॉर्म में, वेरिएबल तो सेपरेट हो ही चुके हैं, तो बस अब हमें ये देखना है कि इंटीग्रेशन होगा कैसे, और इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कैसे बात बनेगी। यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। एक पूरा का पूरा लेक्चर मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे डाल चुका हूँ कि कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम उसे उस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट दोनों हैं तो एक जैसे ही, sec स्क्वायर y tan y sec स्क्वायर x tan x। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इधर वाले इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ u को मान लेता हूँ tan y और v को मान लेता हूँ tan x, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद करते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी वाई, tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये dy हटा के यहाँ से यहाँ ले जा लो। देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन इसीलिए करा जाता है, और ये dx हटा के यहाँ से यहाँ ले जा लो। सब्स्टिट्यूशन करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि वो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ। जैसे मैंने इसको क्या माना था, tan y को u माना था, तो ये तो मेरा नीचे आ गया u। अब ये बची ऊपर वाली वैल्यू, ये भी u की टर्म में आनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हो sec स्क्वायर y dy कितना आया du, तो ये du बन गया। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u du। इसी तरह इधर बन गया 1/v dv। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, हमारा इंटीग्रेशन एक नए वेरिएबल में आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल में, बस हमारी वह फॉर्म आ जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो log x होता है, अभी तो बताया था। तो इसी तरह 1/u du का इंटीग्रेशन log u हो जाएगा, और राइट साइड में 1/v dv का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा। और भाई कांस्टेंट है तो उसे भी log c लिख दो, क्या दिक्कत है, log में ही चल रहा है सब। तो log u मॉड लगाने लगा लो क्योंकि आगे सिंप्लीफाई होने वाला है। और log a प्लस बी का फॉर्मूला log a प्लस log b log a b, ये फॉर्मूला होता है, एक log लिख के दोनों, तो log a प्लस log b, तो log v इंटू सी या c इंटू वी बन गया। दो ये भी log में है क्वांटिटी, ये भी log में, दोनों को कंपेयर करेंगे, log u log cv, तो u इक्वल टू cv आ जाएगा कंपेयर करने पे, ऑन कंपैरिजन, या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया ऐसा बोलते हैं। तो u क्या था tan y, तो tan y इक्वल टू बेसिकली किसके बराबर आएगा c टाइम ऑफ tan x। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा देखने में था, बस एक स्टेप है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। वेरिएबल सेपरेबल कर लेना आसान था, और उसके बाद तो ये देखना था कि इंटीग्रेशन कैसे करना है इसका। तो हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। e की पावर x tan y dx, फिर प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। फिर से वही dx इधर दे दिया, dy उधर दे दिया, काम धाम है नहीं, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे, अगली लाइन में ऐसे लिख लेंगे, इसे उठा के वहाँ ले जा लेंगे, तो माइनस, मैं तो यहीं लिखता रहूँगा भाई, क्यों इतना टाइम और वेस्ट करें। ये हो गया, ये प्लस तो अब लिखो ना लिखो इधर, और ये पूरी टर्म डिवाइड में चली जाएगी। तो dy बाई डी एक्स हमने फाइनली कैसे लिखा, माइनस टाइम e की पावर x tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर x,
और sec स्क्वायर y, ये dx जो है ये चला गया यहाँ पर। अब y वाली टर्म उठा के लाओ, tan y नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो पिछले वाले से ही रिलेट कर गया, थोड़ा क्या पूरा ही रिलेट कर गया ये वाला पार्ट। तो ये dy हो गया। इधर क्या बचा, माइनस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने पे साइन बदल गया, इसको ऐसे लिख दिया भाई। माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ये दोनों कट जाएं, तो देखो कितना सिंपल हो गया। इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया ही था कैसे करना है। tan y को ले लेना है u, तो du कितना आया था, अगर आप पीछे देखोगे तो ये आया था sec स्क्वायर y dy, ये तो यहाँ हो गया था। यहाँ क्या करना है, इसका तरीका यही होता है कि इस ऐसे को t ले लो जिससे पूरी टर्म बदल जाए, रिप्लेस हो जाए u में। जैसे मैं यहाँ पर अब मैं t v ले लेता हूँ इसे, e की पावर x माइनस 1 को अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dv बाई dx, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है और 1 का 0, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। dx को उठा के यहाँ ले जा लो, तो देखो जब हमने इसको v मान लिया मैंने, ये वाली टर्म तो मेरी v हो गई, और ये पूरी टर्म ये वाली, ये देखो ये यही तो है, ये पूरी टर्म dv से बदल गई। तो मुझे मिलेगा क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। एक तरफ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन यू du, और यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन v dv। ठीक है ना, कितना आसान हो गया। तो 1 अपॉन यू का log u, 1 अपॉन v का log v, और कांस्टेंट भी हम ले लेंगे log में log c। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ। तो भाई u तो tan y था, तो यहाँ रख देते हैं log, अच्छा पहले इसको वही फॉर्मूला लगा देते हैं, log cv हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ लिख दिया। तो u इक्वल टू cv, u क्या था tan y, c तो c ही रहेगा, और v क्या था e की पावर x माइनस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 2 प्रॉब्लम और बची है, तो वो 2 प्रॉब्लम और देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन जो होगा बोर्ड में अगर आएगा तो इसी प्रकार का आएगा, यहीं से आएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखी है। कॉस अब थोड़ा सा और खेलने लगा है, थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया, हालांकि है नहीं, और ऐसे दे दिया। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है दरअसल, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ए इज़ कॉन्स्टेंट, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब मैंने बोला है ये dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, भाई ये अकेला होना चाहिए। अब ये मत करना कि कॉस को उठा के यहाँ डिवाइड में ले गए कुछ ऐसे भी हैं नमूने, ऐसे लिख देंगे ऐसे नहीं करना है, अनर्थ है। कॉस के साथ ये पूरी टर्म है, ये इसका एंगल है दरअसल, ये इधर नहीं जा सकता अकेला, जाएगा तो पूरा जाएगा। हाँ, इसे हटाने का तरीका क्या होता है, इन्वर्ट ऑपरेट करते हैं बोथ साइड। क्या लगाते हैं, कॉस इन्वर्स, तो टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड। हालांकि ऐसे ले तो नहीं लिया जाता, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि ऐसे हटाना है तो बस ऐसे ही हटेगा, और कैसे। दोनों तरफ इन्वर्स लेना होता है, इसका भी और इसका भी। अब ये दोनों इन्वर्स हो जाते हैं ख़त्म, ये और ये, तो यहाँ तो बचेगा dy बाई डी। काटना नहीं है बच्चों से, काटना नहीं है, ऐसे लिख देना है बस, कॉस इन्वर्स है। और ये ध्यान रखना है पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये dx इधर चला जाएगा, तो dy इक्वल टू कॉस इनवर्स a, और यहाँ आ गया dx। इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्यों लेके जाना है, यहाँ ऐसे लिख दो, अंदर लेके बाहर निकल गया। यहाँ पर 1 dx है दरअसल, यहाँ 1 dy, और कुछ नहीं। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, कॉस इनवर्स का करना नहीं, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स a और यहाँ x। अब ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है a से मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे यहाँ लिख देते हैं, प्लस c, ये कांस्टेंट आया। सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, जनरल सॉल्यूशन, इतना ही करना था। कंडीशन लगानी है जब x 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0 गिवन दैट y इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, x की जगह 0 रखा जाएगा, y की जगह 1 रखा जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y की जगह 1, x की जगह 0 रखते ही 0 इंटू ये पूरी टर्म खत्म हो गई 0 प्लस c, तो c की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गई, क्योंकि 0 तो लिख, तो c की वैल्यू हम यहाँ 1 रख देंगे। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा x टाइम कॉस इनवर्स a प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन है। और ये कैसा सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं इसे।
क्योंकि इंटीग्रेट करके आई होती है चीज़, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसे बोला जाता है। तो इसकी लास्ट प्रॉब्लम जो है मैंने लिखी है वो मैं करा देता हूँ आपको, और फिर इसे हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम इसकी क्या है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई। अब हमें पता है a की पावर m प्लस n जो होता है वो a की पावर m इंटू a की पावर n होता है ना, एक्सपोनेंट रूल क्लास 6 में 7th में पढ़ लेते हैं। तो a की पावर x इंटू a की पावर y हो गया। सेपरेट करने के लिए ये वाली टर्म y के पास आ जाएगी, तो 1/a की पावर y dy, और ये इधर चली जाएगी e की पावर x dx। इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई डी वाई, इधर लिख सकते हैं e की पावर x dx, ये तो पॉजिटिव थे। इंटीग्रेट बोथ साइड। e की पावर y का e की पावर y होता है, e की पावर x का एक ही फंक्शन है, e की पावर x दुनिया में इकलौता जिसका डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही। एक प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि फंक्शन अगर ऐसा है लीनियर, बार बार कह रहा हूँ ये लीनियर के लिए रूल है, तो इसका भी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बस डिवाइड में a आ जाएगा। हाँ, अगर e की पावर x स्क्वायर है तो भाई इसे क्षमा करके ऐसे मत लिख देना, अनर्थ हो जाएगा। जब हम कहते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है तो x मतलब x ही है, x स्क्वायर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये रूल इसके लिए अप्लाई हो सकता है लीनियर फंक्शन के लिए, पावर 1 होनी चाहिए x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर x की पावर कुछ और हो गई तो आप नहीं लिख सकते, ये अनुचित नहीं है। जैसे रूट x हो गया और आपको ने बोला यार e की पावर x का तो e की पावर x होता था, सर ने बताया था, हमने पढ़ा था, नहीं, e की पावर x मतलब e की पावर मात्र x। ज़्यादा से ज़्यादा आपको छूट मिल सकती है इसमें कि फंक्शन जो है, जैसे आपका e की पावर 4x प्लस 3 है, तो ठीक है यहाँ पे आपको 4x प्लस 3 लिखना है, लेकिन इसमें भी शर्त है कि 4 डिवाइड में आएगा, और ये नियम तब है केवल जब x की पावर 1 हो। तो ये जैसे अगर हम देखें तो e की पावर माइनस वाई का क्योंकि पावर तो 1 ही है, माइनस वाई, लेकिन y के साथ माइनस है तो माइनस डिवाइड में आ जाएगा, -1 है कह सकते हैं बेसिकली। तो -1 डिवाइड में क्यों लिख के हम यहाँ लगा देते हैं ऊपर ही, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है, बस इतने पे ही आपको छोड़ देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे इसके नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल की सहायता करना चाह सकते हो तो सुपर थैंक के माध्यम से, या आप QR कोड पे भी मेरी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।